नमस्कार बेटा। आज हमारा टॉपिक्स हैं सद्भाव या सामाजिक सद्भाव। कन्फ्यूशियस ने कहा था, जब सद्भाव में सौंदर्य हो तो घर में सद्भाव होता है। शोभा में सौंदर्य हो तो घर में सद्भाव होता है। इससे आगे कहा जा सकता है, जब घर में सद्भाव होगा तो देश में व्यवस्था होगी, विश्व में शांति होगी। शांति घर से आरंभ होती है, शांति से सद्भाव उत्पन्न होता है और सद्भाव स्वभाव के सौंदर्य से आता है। सौंदर्य और सद्भाव की प्राप्ति से चरित्र बल का निर्माण होता है। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में सामंजस्य है, सद्भाव है या व्यवस्था है। यह चक्रीय है और निरंतर है। बहुत हद तक हम प्रकृति की प्राकृतिक घटनाओं का भविष्य कथन कर सकते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी पर इसके प्राकृतिक परिवेश में महिमा, सौंदर्य और शांति हैं। सुसंगति में दुनिया कितनी सुंदर प्रतीत होती है। जब वाद्य स्वर संगति में बजते हैं तो इससे कितने सुंदर स्वर निकलते हैं। यदि स्वर संगति का अभाव है तो वह मात्र शोर होगा, चाहे वे स्वर उन्हीं यंत्र से क्यों न आए। प्रकृति में सुव्यवस्था, सुसंगति या सामंजस्य अंतस्थ या अंतर्निहित है। द्वंद्व या विरोध तो हम पैदा करते हैं। सुसंगति तो दुनिया में सद्भाव, संपूर्णता पैदा करती है और फिर व्यक्ति और दूसरों के साथ उनके संबंध भी। प्राकृतिक सुसंगति प्रकृति का स्वभाव है और प्रकृति अपने सुसंगत प्रक्रमण को कभी नष्ट नहीं करती। यदि ऐसा होता तो वह आत्मविनाशक हो जाती। मनुष्य इन प्रकृति का एक अंग है। स्वतंत्रता तथा स्वतंत्र इच्छा शक्ति, जिसका प्रयोग वह कभी कभी अपने स्वार्थ के लिए करता है, जिसके फलस्वरूप प्रकृति में कुछ ऐसे अप्राकृतिक परिवर्तन आ जाते हैं जो प्राकृतिक व्यवस्था या क्रम के अनुकूल नहीं होते और वे मनुष्य को उसके विनाश की ओर ले जाते हैं और तथाकथित विकास धारणीय न रहकर आत्मविनाशक होता जा रहा है। अतः आदमी को चाहिए कि ऐसे विशेष प्रयास करे कि प्रकृति में सौंदर्य और सुसंगति को कायम रखा जा सके और इस प्रकार उसके दूसरी ओर प्रकृति के साथ संबंधों को भी बनाए रखा जा सके। सामंजस्य या सुसंगति से व्यवस्था, शांति, प्रशांति, समयबद्धता, श्रम, संस्कृति अच्छे संबंध लाती हैं, जो बदले में अपेक्षित और वांछनीय परिवर्तनों को त्वरित करते हैं। सामाजिक सद्भाव का अर्थ है समाज के सदस्यों के बीच स्नेहपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों का होना। यानी समाज के सदस्यों में स्नेहपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध जब होते हैं तो वो सामाजिक सद्भाव कहलाता है। सभी सामंजस्य से रहे, सभी सद्भाव से रहे, सभी सुसंगति, तो वो मैत्रीपूर्ण, स्नेहपूर्ण रहे, तो वो सामाजिक सद्भाव कहलाता है। इस बात को भलीभांति समझा जा सकता है कि उदात्त और प्रभावशाली विचार तथा साहित्य, संगीत, वास्तुकला इत्यादि जो जनमानस के उत्कृष्ट तथा विमल मनोभावों या विचारों का निरूपण करते हैं, शांति काल में फले फूले युद्ध या संघर्षों के समय में नहीं। जब हम संघर्ष रहते हैं तो हमारी अधिकांश ऊर्जा इसमें निपटने में ही व्यर्थ हो जाती है और बची खुशी ऊर्जा में दैनिक भरण पोषण के कार्य किए जाते हैं। ऐसी अवस्था में सृजनात्मक लक्ष्यों के लिए कोई ऊर्जा और समय शेष नहीं रहता। इससे शांति व सद्भावना आ सकती है। लोगों और वातावरण के साथ सद्भावपूर्ण तथा सामंजस्य के साथ रहने का वैदिक दर्शन इस कथन से स्पष्ट है, वसुदैव कुटुंबकम, जिनका अर्थ है कि समस्त जगत मेरा परिवार है। गांधी जी के कुछ उदाहरण पढ़कर हम सद्भावना का परिबोध कर सकते हैं। इस दुनिया की शक्ल ही रूपांतरित हो सकती है यदि हम मिलकर प्रेम, मैत्री और सौहार्द की भावना से रहने लग जाए। यानी ये दुनिया ही बदल जाएगी यदि हम सभी मनुष्य मिलकर प्रेम, मैत्री और सौहार्द की भावना से रहे, तो इस दुनिया की शक्ल ही चेंज हो जाएगी। ये गांधी जी ने कहा था। अपने आप को पाने का सर्वोत्तम मार्ग है स्वयं को दूसरों की सेवा में खो देना। यानी दूसरों की सेवा में, यानी सभी मिलकर रहे, प्रेम से रहे, मैत्रीपूर्ण रहे, दूसरों की सेवा करें, तो वो अपने आप को पाने का सर्वोत्तम मार्ग, यानी सद्भावना का विकास। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों और उनकी शिक्षा से आरंभ करना होगा। हमारी पूर्ण शांति और सद्भावना कहाँ से शुरू होती है? शिक्षा से। सामाजिक सद्भाव लाने में शिक्षा की भूमिका। शिक्षा समाजीकरण का एक प्रभावशाली और अकाट्य हथियार है, जहां अध्यापक और शैक्षिक संस्थाएं समाजीकरण के कर्ता के रूप में कार्य करते हैं। जब मनुष्य की आवश्यकताएं बदलती हैं तो समाज में भी बदलाव आता है, जो तत्पश्चात शैक्षिक संस्थाओं में परिवर्तित हो जाता है। शिक्षा बच्चे के समग्र विकास की प्रक्रिया होती है, क्योंकि बच्चा जीवन पर्यंत सीखता रहता है, अतः जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह व्यक्ति को व्यक्तित्व के परिष्कृत तथा विमल बना देती हैं, उसकी योग्यताओं में वृद्धि करती हैं ताकि वह अपनी क्षमताओं को
साकार रूप दे सके और वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आए परिवर्तन के साथ अनुकूलित करने की योग्यता का विकास करती है। ये विभिन्न क्षेत्र हैं सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरण संबंधी इत्यादि। जब शिक्षा को समाजीकरण के एक साधन के रूप में देखते हैं तो इसका निहितार्थ है कि वह व्यक्ति को समाज में हुए परिवर्तनों का आत्मसात करने में सक्षम बनाती है और उन कौशलों को अभिवृत्तियों के विकास में सहायता करती हैं जिसके आधार पर वह समाज में एक सार्थक भूमिका निभा सके। दूसरी ओर यह व्यक्तियों के विवेचित चिंतन का विकास करती हैं, समाज में एक एकीकरण शक्ति के रूप में काम करेगी और लोगों के बीच अर्थपूर्ण संबंधों का विकास करेगी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के द्वारा शैक्षिक अवसरों और शैक्षिक सुविधाओं तक पहुंच का न्यायोचित बंटन सुनिश्चित किया गया है। अवसरों की समानता के माध्यम से शिक्षा के उदारता सहनशीलता की संस्कृति का पोषण व प्रोत्साहन करती हैं जो सामाजिक न्याय की संकल्पना को अर्थ प्रदान करती हैं। शिक्षा के मानचित्र पर दलित वर्ग, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग और विशेष बच्चे अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा पर गठित अंतर्राष्ट्रीय आयोग 1996 ने अपने प्रतिवेदन लर्निंग द ट्रेजर विद इन यूनेस्को का संबंध शिक्षा के 4 स्तंभों को स्थापित किया। ये स्तंभ हैं लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लाइव टुगेदर, लर्निंग टू लाइव विथ अदर तथा लर्निंग टू बी। प्रथम और द्वितीय स्तंभ स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण लगते हैं, परंतु तीसरा और चौथा स्तंभ तो आज दुनिया के संदर्भ में और भी अधिक महत्वपूर्ण और संगत प्रतीत होते हैं। ऐसी दुनिया जो असंतोष व संघर्षों से परिपूर्ण है। लर्निंग टू लाइव टुगेदर, लर्निंग टू लाइव विथ अदर और लर्निंग टू बी, ये दोनों ऐसी दुनिया जो असंतोष और संघर्ष से परिपूर्ण है। हमारे सभी प्रयास इन 2 स्तंभों की प्राप्ति में लगने चाहिए जो एक स्वार्थपूर्ण जीवन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आज पाठ्यचर्या की पुनर्रचना की आवश्यकता है और हमें समाज में इस पुनर्विचार की भूमिका में भाग लेना होगा। हमें ऐसी शिक्षा देनी होगी जिसके माध्यम से द्वंद्व व संघर्षों का परिहास संभव हो या कम से कम शांतिपूर्ण ढंग से उसका निराकरण किया जा सके और बच्चों को में दूसरों के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति और अपने आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति सम्मान का भाव विकसित किया जा सके। जैसा विदित है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करना है और प्रत्येक में सर्वश्रेष्ठ गुणों का प्रकटीकरण करना है। इस प्रकार हम शिक्षा के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवादात्मक संबंध स्थापित करते हुए द्वंद्व और मतभेदों की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हम आपस में शांतिपूर्ण ढंग से असहमति को स्वीकार करते हैं और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करते हैं, जो एक स्वार्थपूर्ण जीवन की ओर प्रेरित करता है। शांति के लिए शिक्षा के प्रयत्न करने होंगे जिससे दूसरों के प्रति तथा उसके विचारों के प्रति सम्मान बढ़ेगा। हमारा ऐसा व्यवहार समाज में सौहार्द लाने के लिए सफल रहेगा। हम सब दुनिया में रहते हैं और विशिष्ट और विभिन्न व्यक्तियों के रूप में विकसित हुए हैं। हम जानते हैं कि अपने अस्तित्व के लिए हम एक दूसरे के सहारे की आवश्यकता है और हम सभी एक सुखद जीवन जीना चाहते हैं। इसके लिए हम सामाजिक समूहों का निर्माण करते हैं जहां हमसे एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से रहने की अपेक्षा है, परंतु क्योंकि हमारी सबकी अपनी भिन्न भिन्न आवश्यकताएं हैं, हम घटनाओं और लोगों के प्रति अलग अलग चिंतन शैलियों, अलग अलग दृष्टिकोण बना लेते हैं। मनुष्य में तर्क परकता तथा संवेग दोनों परस्पर विरोधी बातें विद्यमान होती है और अतः हम अनन्य व्यक्तियों के रूप में बढ़ते रहते हैं। मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति और स्वतंत्र वर्ण का वरदान मिला हुआ है, परंतु व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। अतः विभिन्न क्रियाकलापों को संपादित करने के लिए एक दूसरे का सहारा बनने के लिए मनुष्य ने सामाजिक समूहों का गठन किया। ऐसे समूह जहाँ प्रत्येक सदस्य को समूह के मानदंड नियमाधियमों के प्रति सम्मान की आवश्यकता इसलिए अनुभव की गई ताकि कोई द्वंद्व या लड़ाई झगड़े न होने पाए और सामाजिक जीवन में सौहार्द हो। परंतु तर्कणा परक होते हुए भी हम बहुत बार अपने व्यक्तिगत हितों से निर्देशित होते हैं, जिसके कारण समाज में संघर्ष, लड़ाई झगड़े और असामंजस्य उत्पन्न होता है। सामाजिक सौहार्द की संकल्पना के अतिरिक्त इस इकाई में सामाजिक परिवर्तन पर भी विचार किया गया है। समाज में अभिवृत्तियाँ, व्यवहार, प्रतिरूपों, मानदंडों, संस्कृति, लोकाचार आदि की दृष्टि से परिवर्तन हो रहा है। सामाजिक व्यवहार में ये परिवर्तन प्रौद्योगिक तथा वातावरण संबंधी परिवर्तनों का प्रतिफल है।
सामाजिक परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है जिसे कुछ व्यक्ति स्वीकारते हैं, कुछ अन्य इनका विरोध करते हैं, जिसका परिणाम पारस्परिक झगड़े, द्वंद्व तथा असामंजस्य होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि परिवर्तन को स्वीकार करने और इस प्रकार परिवर्तन का कर्ता बनने की हमारी भूमिका क्या है। प्रत्येक व्यक्ति, यदि वह विमर्शक चिंतक हैं जो अंतस्थ रूप में परिवर्तन का कर्ता या कारण बनता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस परिवर्तन को गति को बढ़ाते हैं और त्वरित करते हैं। वे परिवर्तन के उत्प्रेरक कहलाते हैं। भारत के कुछ महान विभूतियाँ जैसे अरविंद, महात्मा गांधी, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, हमारे सामाजिक जीवन में इन्होंने बहुत सारे परिवर्तन लाए। हमारी अपनी भूमिका की कल्पना इस रूप में की जा सकती है कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इस परिवर्तनों पर मनन करे, और इस रूप में की जा सकती है कि हमें परिवर्तनों पर मनन करें और दिक्काल के संदर्भ में औचित्य यानी लंबे समय के संदर्भ में उनको औचित्य से देखें। शिक्षा समाज में सामाजिक सौहार्द स्थापित करने में बहुत ही सहायक होती है। यह सामाजिक परिवर्तन के गठित होते समय व्यक्ति को उसकी भूमिका को समझने में सहायता करती है। जब हम वांछनीय परिवर्तनों को आत्मसात कर लेते हैं तो सामंजस्यपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर होते हैं और इस पर सामाजिक सौहार्द स्थापित होता है। सौहार्द की अपेक्षा इसलिए होती है क्योंकि इसमें शांति, प्रशांति, संतोष, बेहतर संबंध और बेहतर परंपराओं की स्थापना होती है। सौहार्द के फलस्वरूप व्यक्ति प्राकृतिक सौंदर्य का परिबोध कर सकता है। यानी सामाजिक सौंदर्य, सामाजिक सहानुभूति और सामाजिक सद्भावना, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण विचार से रहना, यही सामाजिक सद्भावना कहलाता है और शिक्षा के द्वारा ही यह आती है। थैंक यू।